ओके, तो आज नया कुछ टॉपिक देखते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक टाइप का जो चीज़ है रेट ऑफ फ्लो, ठीक है, या डिस्चार्ज के बारे में पहले उसको देख लेते हैं। देन उसके बाद हम देखेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ने से पहले या और भी कोई डेरिवेशन पढ़ने से पहले एक बार हम रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। ओके, तो रेट ऑफ फ्लो बोलने से क्या समझ में आता है कि जहां पर भी रेट जो वर्ड है वो जुड़ जाता है ना, तो विच इज टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, तो वहां पर टाइम का जिक्र जरूर होता है जहां पर भी रेट वर्ड जुड़ गया। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो को ही क्या बोलते हैं हम? डिस्चार्ज बोलते हैं। रेट ऑफ फ्लो इज कॉल्ड डिस्चार्ज विच इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, ठीक है, थ्रू अ सेक्शन ऑफ पाइप और चैनल। ठीक है, तो किसी भी सेक्शन ऑफ पाइप या चैनल से अगर कोई भी लिक्विड फ्लो हो रहा है तो पर सेकेंड में जितनी क्वांटिटी उस सेक्शन या चैनल से फ्लो होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ फ्लो बोलेंगे या डिस्चार्ज बोला जाएगा। ठीक है, तो क्वांटिटी कहने से इसका क्या मतलब होता है? क्वांटिटी मतलब वॉल्यूम। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ लिक्विड या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू द सेक्शन ऑफ पाइप और चैनल। ठीक है, इट इज कॉल्ड डिस्चार्ज और रेट ऑफ फ्लो, इसी को बोला जाता है। ठीक है, तो जनरली इसको हम डिनोट करते हैं क्यू से, कैपिटल क्यू। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम लें कि किस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो पाइप रहेगा, ठीक है, उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल ए से। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड बी। ठीक है, तो डिस्चार्ज कैसा होगा? ठीक है, तो उस एरिया में जितने वेलोसिटी से लिक्विड फ्लो होगा वो टोटल क्वांटिटी डिस्चार्ज कहलाएगी। ठीक है, एरिया इनटू वेलोसिटी। तो यहां पर डिस्चार्ज का एक छोटा सा फॉर्मूला हमारे पास बनता है Q इक्वल टू A इंटू V। ठीक है, Q इक्वल टू A इंटू V। तो Q क्या है? डिस्चार्ज हो गया, A इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और V इज द वेलोसिटी। ओके, तो एरिया हम लेंगे मीटर स्क्वायर में और वेलोसिटी को हम लेते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ से अगर हम इसका फाइनल आउटकम देखें, फाइनल इसका अगर हम यूनिट देखें तो डिस्चार्ज का जो यूनिट होता है वो मीटर क्यूब पर सेकेंड होता है। ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकेंड मतलब मीटर क्यूब किसका यूनिट हुआ? वॉल्यूम का। ठीक है, वॉल्यूम का यूनिट होता है वो मीटर क्यूब होता है। तो पर सेकेंड में जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो हो रहा है किसी सेक्शन से उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज बोला जाता है। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, इसी पे बेस्ड है, जिसमें क्या कहा जाता है कि इफ, ठीक है, इसका स्टेटमेंट देखते हैं पहले। इफ नो फ्लूइड इज एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम द पाइप इन एनी लेंथ। ठीक है, अगर कोई भी फ्लूइड को ऐड नहीं किया गया या रिमूव नहीं किया गया, ठीक है, किसी लेंथ के पाइप में, देन द मास पासिंग अक्रॉस डिफरेंट सेक्शंस शैल बी सेम। तो जितना उसमें अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लो हो रहा है किसी भी सेक्शन से, ठीक है, वो हमेशा सेम रहेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात कर रहा है। ठीक है, कि जितना मास किसी सेक्शन से पास हो रहा है वो उस सेक्शन पे कांस्टेंट बना रहेगा। ठीक है, ना वहां पर वो कम होगा ना वहां पर वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम? थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी। ये होता है रो 1 A1 V1 इक्वल टू रो 2 A2 V2। ठीक है, जहां पर रो क्या चीज को शो करता है? डेंसिटी को। ठीक है, तो दिस इज एप्लीकेबल टू द कंप्रेसिबल एज वेल एज इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स। ठीक है, इट इज कॉल्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन। इसी को क्या बोलते हैं हम? कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलते हैं। बट इन केस ऑफ इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स, ठीक है, लाइक वाटर, तो इनकंप्रेसिबल है जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, तो वहां पर उसकी डेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं होता है ना। इनकंप्रेसिबल हमने पढ़ा है कि देयर विल बी नो चेंजेस इन डेंसिटी। तो रो 1 इक्वल टू रो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या मिलता है फाइनली
A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट सभी जगह इसका हम यूज करते हैं, सारी जगह पे A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन। ओके, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक, तो ये मान लो एक सेक्शन हमने लिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कुछ एरिया रहेगा, ठीक है। एरिया को हमने A1 माना है और वेलोसिटी को V1। यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन होगा जिसका एरिया है A2, ठीक है, और वेलोसिटी है इसका V2, इस तरीके से। तो इन दोनों सेक्शन के बीच में हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो भी यहाँ पर से डिस्चार्ज निकलेगा, ठीक है, एट सेक्शन 1, दैट विल बी इक्वल टू द डिस्चार्ज एट सेक्शन 2। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। अगर कोई चीज विदाउट डिस्टर्बिंग, यहाँ से कोई अगर लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से वो एग्जिट होगा, तो उतने ही डिस्चार्ज के साथ में एग्जिट होगा जिस डिस्चार्ज के साथ में वो एंट्री हुआ था, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। ओके, एक हम छोटा सा यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज कैसे करना है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, द डायमीटर ऑफ द पाइप एट सेक्शन 11 एंड सेक्शन 22 आर 200 mm एंड 300 mm, ठीक है। If the velocities of water flowing through the pipe at section 11 में जो velocity है 4 मीटर पर सेकेंड, so we have to find first discharge to the pipe and velocity of the water at section 2, ठीक है। सेक्शन 22 में हमको इसको निकालना है। तो सेक्शन 1 के लिए जो भी हमारे पास दिया हुआ है, जो अवेलेबल डेटा है, डायमीटर, ठीक है, डायमीटर से हम निकाल लेते हैं यहाँ से एरिया π/4 d1 स्क्वायर एंड वेलोसिटी इज ऑल्सो गिवन है। तो डायमीटर ऑफ द पाइप एट सेक्शन 2 यहाँ से निकाल लिया हमने, डायमीटर जो दिया हुआ है वहां से निकाल लेते हैं एरिया, ठीक है, वहां से निकाल लिया एरिया। अब देखते हैं यहाँ पर डिस्चार्ज हम कैसे यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने यह बताया था कि यहाँ से जो भी लिक्विड एंट्री होगा एट एंट्रेंस ऑफ सेक्शन 11, ठीक है, दैट होल लिक्विड विल एग्जिट फ्रॉम सेक्शन 22, ठीक है। सेक्शन 2 से उतना ही पूरा अमाउंट का जो लिक्विड है वो सेक्शन 2 से एग्जिट होगा, ठीक है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अगर इस सेक्शन पे डिस्चार्ज निकाल लिए तो वही होल डिस्चार्ज होगा पूरे सेक्शन के लिए, कंप्लीट स्ट्रक्चर के लिए, यूजिंग दैट रिलेशन Q इक्वल टू A1 V1। क्योंकि हमको देखो वेलोसिटी पहले के लिए दूसरे के लिए नहीं पता है, इसलिए जो भी डिस्चार्ज हम निकालेंगे, अगर पर्टिकुलर बोलता है कि सेक्शन 2 पे डिस्चार्ज निकालना है तब हम उसके डेटा का यूज करेंगे। अदरवाइज जो भी केवल डिस्चार्ज निकालने बोला है तो हम सेक्शन 1 पे भी जो डिस्चार्ज निकालेंगे दैट विल बी द फाइनल आंसर। ओके, तो Q इक्वल टू A1 V1, जो भी हमारे पास दोनों वैल्यूज अवेलेबल है, तो यहाँ से हमने निकाल लिया इसका डिस्चार्ज, दैट इज 0.1256 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एंड यूजिंग द रिलेशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन A1 V1 इक्वल टू A2 V2, यहाँ से हम निकाल पाते हैं V2 की वैल्यू, V2 जो अननोन है। तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 V1 अपॉन A2, ठीक है, A1 V1 अपॉन A2। यहाँ से निकल जाएगा वेलोसिटी एट सेक्शन 2 1.77 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दिस इज हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी इक्वेशन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक और जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर हमको दिया हुआ है, 450 mm डायमीटर जो है के ब्रांचेस वो दो टाइप के पाइप में हो जाते हैं। जो पाइप 1 है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट जो पाइप है, जो मेन पाइप है, दैट इज 450 mm डायमीटर एंड इट हैज टू ब्रांचेस ऑफ 300 mm एंड 200 mm डायमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इफ द एवरेज वेलोसिटी इन 450 mm diameter is on the pipe is 3 meter per second, find the discharge through 450 mm diameter pipe, ठीक है, and velocity in 200 mm diameter pipe if average velocity is 300 mm diameter pipe is 2.5 meter per second, ठीक है। तो इस तरीके का यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर वेलोसिटी और डायमीटर दिया हुआ है मेन पाइप नंबर 1 का, जो दो पार्ट में डिवाइड होता है, यहाँ से पाइप नंबर 2 और पाइप नंबर 3, ठीक है।
तो इस पे हमको वेलोसिटी डायमीटर दिया है। पाइप नंबर 3 के लिए वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है, और डिस्चार्ज थ्रू पाइप 1 ये हमको कैलकुलेट करना है। तो ऑल द गिवन डाटा आर हियर। डिस्चार्ज थ्रू पाइप 1 Q1, A1 V1 निकाल लिया, A1 V1 किया, तो यहाँ से एक आंसर आ गया हमारा डिस्चार्ज। दूसरा हमको निकालना है वेलोसिटी इन द पाइप ऑफ डायमीटर 200 mm, ठीक है। 200 mm पाइप डायमीटर के लिए वेलोसिटी मतलब V3 निकालना है यहाँ से, ठीक है। V3 अननोन है, V3 हमको कैलकुलेट करना है, ओके। कैसे करेंगे? तो एक चीज तो ये है कि यहाँ से जो भी डिस्चार्ज होगा वो इसमें और इसमें डिवाइड हो रहा है। देखिए डिवाइड जब हो रहा है तो Q जो यहाँ पर अगर हम लोग सेक्शन 1 के लिए Q1 लें तो दैट Q1 विल बी इक्वल टू Q2 प्लस Q3, ठीक है। एक रिलेशन हमको यहाँ से बनता नजर आ रहा है, ठीक है। तो जो Q1 टोटल डिस्चार्ज है वो Q2 और Q3 में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इन दोनों का ही समेशन इसके बराबर होगा। तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं Q1 इक्वल टू Q2 प्लस Q3। Q1 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना। Q2 कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि उसका डेटा अवेलेबल है। उसके बाद इस इक्वेशन में सारे वैल्यूज को रख के हम यहाँ से Q3 कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। Q3 कैलकुलेट कर लिए A3 V3 से, और यहाँ से क्या आ गया Q3 जब इसमें ये करेंगे तो Q3 है ना, यहाँ पर से आ गया और यहाँ से V3 निकल के आ जाएगा, मतलब जो वेलोसिटी एट द पाइप नंबर 3, ये हमारा फाइनल इसमें आंसर हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। एक हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, जो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ज्यादा इसमें हमको दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सिंपल सा ये डेरिवेशन है, ठीक है। हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर फ्लूइड एलिमेंट्स। एक पैरेललो पाइप है विद द साइड dx, ठीक है, dy एंड dz, ये dz हो गया, ठीक है। इस तरीके का एक पैरेलल पाइप है फ्लूइड एलिमेंट्स का। अब यहाँ पर हमको जो दिया हुआ है 3 डायमेंशनल फ्लो के लिए दिया हुआ है, ठीक है। सो लेट कंसीडर सम पैरामीटर्स। सो लेट rho is the mass density of the fluid which is given. UVW is the component of velocity of flow entering the 3 phases, ठीक है। तो एंटरिंग फेसेस जो रहेंगे dx dy dz के एंटरिंग जो फेसेस हैं उसमें जो वेलोसिटी कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड UVW, ओके। सो रेट ऑफ मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग द फेस ABCD, ठीक है। तो रेट ऑफ मास एंटरिंग द फ्लूइड्स ABCD। अब ABCD कहाँ पर है? देखिए ये हो गया AB, है ना, ये वाला फेस की बात कर रहे हैं ABCD। तो इस फेस में जो भी फ्लूइड एंटर करेगा, है ना, इस तरीके से मान लो जो फ्लूइड एंटर किया, तो यहाँ पर रेट ऑफ फ्लूइड एंटरिंग, ठीक है, कितना फ्लूइड एंटर कर रहा है, तो रो जो डेंसिटी वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इनटू एरिया ABCD, ठीक है। तो रो इनटू क्या हो जाएगा, उस x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट u है, और एरिया इसका क्या है, dy dz, तो रो u dy dz, ठीक है। उसी तरीके से रेट ऑफ फ्लो लीविंग द फेस EFGZ, ठीक है। तो ये वाला जो फेस दिख रहा है यहां से क्या करेगा, वो लीव करेगा, है ना। यहां से एंटर किया और यहां से ये एग्जिट करेगा, यहां से एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरीके से जब यहां से एग्जिट हो रहा है, ठीक है, दैट इज एंट्री पॉइंट, दैट इज एग्जिट पॉइंट, ओके। दैट इज एंट्री पॉइंट, दैट इज एग्जिट पॉइंट। तो यहां पर कितना मास एग्जिट हो रहा है वो यहां पर देख लेते हैं हम। सो मास ऑफ द रेट ऑफ द मास ऑफ फ्लूइड लीविंग द फेस EFGH, ठीक है, कितना मास लीव करेगा ये, तो जितना एंटर किया था वो तो उतना तो होगा ही, है ना। तो एंटर किया था उसको हम लिख लेंगे यहाँ पर प्लस du dy dz dx, है ना। अब यहाँ पर ऐसा क्यों किया गया है कि क्योंकि जितना यहाँ पर देखो, यहाँ पर जितना मास एक्यूमुलेट हुआ उसके अलावा पहले से भी यहाँ पर मास ऑफ फ्लूइड कलेक्टेड था, ठीक है।
मास ऑफ फ्लूइड पहले से भी कलेक्टेड था, तो ये जितना एंटर किया प्लस यहाँ पर पहले से जो भी विदाउट एग्जिट मास था उसको भी कलेक्ट करेंगे, तो ये पूरा एक साथ फ्लो होगा। ठीक है, इस वजह से ये वाला जो यहाँ पर लिखा गया है, ये वाला जो पैरामीटर, ठीक है, वो इसके साथ में ऐड हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएट हो जाएगा वो एक्स के अबाउट, इतना ही अमाउंट डिफरेंशिएट हो गया। समझ में आ रहा है ना? मतलब उतना अमाउंट यहाँ पर देखो डिफरेंशिएट करने में थोड़ा सा वो क्या होता है, कम हो जाता है उतना अमाउंट। ठीक है, इसको टोटल प्लस कर देंगे तो ये एग्जिट का जो फ्लूइड का अमाउंट होगा। अब मास एक्यूमुलेटेड पर यूनिट टाइम ड्यू टू फ्लो इन एक्स डायरेक्शन, कितना टोटल मास एक्यूमुलेट हुआ है। ठीक है, कितना टोटल मास एक्यूमुलेट हुआ है वो इस इक्वेशन से निकल जाएगा। ठीक, क्योंकि टोटल इतना आया था, और अब देखो ऐसा नहीं कि आया और तुरंत ही चला गया, जब एंट्री होगा उसका, ठीक है, तो उस सेक्शन में, पर्टिकुलर सेक्शन में कुछ समय के लिए वो लिक्विड थोड़ा सा स्टे करेगा, उसके बाद में एग्जिट होगा। तो एक्यूमुलेशन जो टाइम है यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं, कितना एक्यूमुलेट हुआ है उस पर यूनिट टाइम में, तो इतना एक्यूमुलेट होता है। ठीक है, इतना एक्यूमुलेट हुआ, क्योंकि देखो उसी दौरान यहाँ पर से कुछ अमाउंट एग्जिट भी हो रहा है, तो टोटल इतना एंटर हुआ है और इतना इसमें एग्जिट हुआ, इससे इसको माइनस किया गया है। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में देखो, ये एक्स डायरेक्शन का टोटल अमाउंट है कि कितना एक्यूमुलेट हुआ पर यूनिट टाइम में उस एक्स डायरेक्शन में, तो ये हमको निकल के आया। इक्वेशन नंबर जो 3 है वो एक्स डायरेक्शन को शो करता है। उसी तरीके से हम निकालेंगे वाई और जेड डायरेक्शन के लिए भी, तो इक्वेशन नंबर 4 वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन के लिए इक्वेशन नंबर 5, टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड एक्यूमुलेटेड इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, तो क्योंकि ये हम थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए टोटल या नेट फ्लूइड गेन, ठीक है, टोटल कितना एक्यूमुलेट हुआ, तो सबको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। सबको यहां से प्लस कर दिया तो ये एक कंबाइंड इक्वेशन हमको मिलता है। ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ द पैरेललोपाइड, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मास कैसे होगा, तो डी बाई डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में होगा, रो ऑफ डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, ये हो गया। तो इक्वेशन 6 एंड 7 से हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे। देखो ये पर यूनिट टाइम में एक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ फ्लूइड है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, और ये पर यूनिट टाइम में एक्यूमुलेटेड फ्लूइड है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास उस पर्टिकुलर पैरेललोपाइड शेप के लिए, दोनों को इक्वेट किया तो हमको यहाँ से एक फाइनल इक्वेशन मिलता है, डी बाई डी एक्स रो यू प्लस डी बाई डी वाई रो वी प्लस डी बाई डी जेड रो डब्ल्यू प्लस डेल टी अपॉन डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल टू 0। ठीक है, और इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, दिस इक्वेशन इज द जनरल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन 3 डायमेंशंस। ठीक है, दैट इज एप्लीकेबल टू एनी टाइप ऑफ फ्लो। ठीक है, दैट इज इक्वल टू एप्लीकेबल टू एनी टाइप ऑफ फ्लो and for any fluid whether compressible और incompressible। ठीक है, तो किसी भी टाइप के फ्लो के लिए और किसी भी टाइप के फ्लूइड के लिए, फ्लूइड कंडीशन मतलब वो कंप्रेसिबल फ्लूइड हो चाहे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो, यहां पर इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर द कंटिन्यूटी इन 3 डायमेंशनल फ्लो। ओके, इस तरीके से हम इसको देखते हैं। नाउ कम टू द केस। ठीक है, क्या इसके डिफरेंट टाइप के केस होते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो केस नंबर 1 इफ यू सी, ठीक है, इन दैट केस नंबर 1 फॉर स्टेडी फ्लो। ठीक है, सो स्टेडी फ्लो हम देख चुके हैं। स्टेडी फ्लो मीन्स जो भी यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड रहेंगे पर यूनिट टाइम, है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट विल नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो यहाँ पर चेंजिंग प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, तो डेंसिटी। ठीक है, तो डेल रो बाई डेल टी इक्वल टू 0, मतलब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए क्या होगा, डेंसिटी विल बी कांस्टेंट, सो द इक्वेशन रिड्यूस्ड। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को क्या होगा जब यहां पर हम डेंसिटी को 0 कर दें। ठीक है, डेंसिटी 0 करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से हमको मिलेगा, तो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी वाई प्लस डी डब्ल्यू बाई डी जेड, ये हमको एक मिल गया। तो डायरेक्टली for incompressible fluid that equation can be used। ठीक है, that is case number 1। case number 2 is that for 2 dimensional flow,
तो हम जानते हैं कि टू डायमेंशनल फ्लो में जो थर्ड एक्सिस रहेगा, थर्ड एक्सिस का जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, दैट विल बी जीरो, तो डब्ल्यू विल बी जीरो। तो बचेगा क्या, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी वाई इक्वल टू जीरो, ये हो गया फॉर वन डायमेंशनल फ्लो। ठीक है, तो y और z का कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दैट विल बी इक्वल टू जीरो, तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, ये हो गया। ठीक है, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अब इसको हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया, तो यहां से हमको एक फाइनल मिलता है u इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसका मतलब ये है इफ द एरिया ऑफ फ्लो इज a देन द रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो जो डिस्चार्ज हमको मिलेगा q इक्वल टू a इंटू यू। ठीक है, कांस्टेंट, डिस्चार्ज कांस्टेंट मिलेगा फॉर स्टेडी फ्लो। ठीक है, फॉर स्टेडी फ्लो, दैट इज द कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशन है कंप्लीट किसके लिए, कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर थ्री डायमेंशनल फ्लो। ठीक है, ये समझ में आया यहां तक सबको। ठीक है, इसका अगर छोटा सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल रहता है क्वेश्चन इसका, ज्यादा कुछ टफ नहीं है, हमको केवल कंडीशन को याद रखना है। फर्स्ट डिटरमाइन विच ऑफ द वेलोसिटी कंपोनेंट सेट्स गिवन बिलो सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। देखिए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा इक्वेशन, ये डायरेक्टली पूछा जाता है। तो इक्वेशन 1 में है ना, u और v दो कंपोनेंट दिए हुए हैं, u इक्वल टू a sin xy, v इक्वल टू माइनस a sin xy, ये पहला क्वेश्चन हो गया। हमको ये बताना है कि क्या है ना, एक तो वेलोसिटी कंपोनेंट निकालना है और दूसरा हमको ये बताना है कि क्या ये कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा और तीसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है। सॉल्यूशन इसका देखते हैं, बहुत इजी है। तो u इक्वल टू a sin xy, v इक्वल टू माइनस a sin xy। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, सिंपली जो भी दिया हुआ है u के रिस्पेक्ट में पहले du बाई डी एक्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये वाला, यहाँ पर इसको क्या किया हमने, इंटीग्रेट किया x के रिस्पेक्ट में, तो ये आ गया है ना, साइन एक्स वाई में क्या हो जाएगा, y बाहर आ जाएगा। इसका जब हम करेंगे तो ए वाई कॉस एक्स वाई। ठीक है, ए वाई कॉस एक्स वाई, डीवी बाई डी वाई में इसका फिर से हमने क्या किया, v का y के रिस्पेक्ट में, तो dv बाई dy क्या हो जाएगा, dv बाई dy यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ए एक्स कॉस एक्स वाई। ठीक है, माइनस ए एक्स कॉस एस वाई एक्स वाई। तो अब देखिए कंटिन्यूटी इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर देखो दो ही कंपोनेंट दिया है, वेलोसिटी कंपोनेंट, देयर आर टू वेलोसिटी कंपोनेंट्स ओनली, u एंड y, u एंड v। ठीक है, x और y डायरेक्शंस के लिए। सो du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी वाई इक्वल टू, अब यहाँ जो कंपोनेंट है इसको रख देंगे। अब अगर ये इक्वल टू जीरो आता तो दैट विल सेटिस्फाई द कंटिन्यूटी इक्वेशन, क्योंकि ये यहाँ पर इसकी जो टोटल वैल्यू है वो जीरो नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो फाइनली क्या हमको मिलेगा कि कंटिन्यूटी इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दूसरा इक्वेशन चेक करते हैं, u इक्वल टू एक्स प्लस वाई, v इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो du बाई डी एक्स निकाल लिया हमने, इसका 1 आया, dv बाई डी वाई निकाल लिया, 1 आया, दोनों को प्लस कर दिया, यहाँ से 1 माइनस 1 0। तो दैट इक्वेशन, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यहाँ से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यह निकल जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ पर निकल जाता है। थर्ड जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है और एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। ठीक है, तीनों डायरेक्शंस के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर हम यहाँ पर जो इक्वेशन यूज करेंगे वो तीनों डायरेक्शंस के लिए यूज करेंगे, तो du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी वाई प्लस w बाई डी जेड। इसको ये चेक करते हैं, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। तो इस तरीके से हम यहाँ पर है ना, इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, किसी भी टाइप के जो कंटिन्यूटी इक्वेशन वाले प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है, उसको इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है कि ये कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब चेक करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम यहाँ तक रखते हैं, जो भी कंटिन्यूटी इक्वेशन हमने यहाँ पर पढ़ा। ठीक है, रेट ऑफ
फ्लो या डिस्चार्ज के बारे में जो डिस्कशन किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये डेरिवेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूटी इक्वेशन और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये वाला, तो इसको बहुत अच्छे से समझ के इसके कंडीशंस के साथ में इसको लिखना है। ओके, थैंक यू।